नमस्कार। आज हम बीए पार्ट सेकंड के अंदर निर्देशन पद्धति को पढ़ेंगे। निर्देशन पद्धति का तात्पर्य सैम्पलिंग मेथड से होता है और सैम्पलिंग क्या है इसको समझने के लिए हमें दो शब्दों को समझना पड़ेगा। सबसे पहले एक तो होता है सेंसस। सेंसस का मतलब होता है जितनी भी इकाइयाँ हम अध्ययन में काम ले रहे हैं वो संपूर्ण जनसंख्या की संपूर्ण इकाइयाँ होंगी। जैसे शॉप सेंसस होता है दुकानों की गणना, तो हम मार्केट में एक भी दुकान नहीं छोड़ सकते, सभी को हमको काउंट करना होता है, अध्ययन में काम लेना होता है। सेंसस के विपरीत एक होता है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग में क्या है, संपूर्ण जो जनसंख्या की इकाई है उनमें से कुछ इकाइयों को चुन लिया जाता है, उन पर प्रयोग करते हैं और प्रयोग करने के बाद प्राप्त परिणाम को संपूर्ण पर लागू कर दिया जाता है। ये यहाँ पर निर्देशन या सैम्पलिंग कहलाता है। उदाहरण के लिए हमारी माताएं बहनें जब अपने घरों में चावल उबालती हैं तो बर्तन में से कुछ चावल के टुकड़े निकाले जाते हैं, उनको दबाकर देखती हैं। यदि वो चावल आसानी से दब गया, टूट गया, तो वो निष्कर्ष निकाल देती हैं कि उस बर्तन में रखे हुए सारे चावल बन गए होंगे। यही निर्देशन पद्धति का आधार है। यहाँ आप चावल के बर्तन को संपूर्ण जनसंख्या मान सकते हैं। उनमें से कुछ चावल के टुकड़े निकाले गए, मतलब कुछ इकाइयाँ चुनी गई, उन पर परीक्षण किया गया, यानी उनको दबा के देखा गया। ठीक इसी प्रकार अनुसंधान में कुछ इकाइयों पर प्रयोग करके देखते हैं और उसके बाद उन चुनी हुई इकाइयों पर हम अध्ययन करते हैं और जो हमें परिणाम प्राप्त होता है वो संपूर्ण पर लागू कर दिया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, सैम्पलिंग निर्देशन के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अलग अलग तर्क दिए हैं। मैं कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप कभी देखा होगा हॉस्पिटल जाते हैं और डॉक्टर हमारे शरीर का एग्जामिन करना चाहता है और वो ब्लड टेस्ट करता है। ब्लड टेस्ट करने के लिए वो संपूर्ण शरीर का खून नहीं निकालता, वो अपनी अंगुली में से एक दो बूंद खून निकाल के सैंपल लेता है और उस खून का परीक्षण करता है। परीक्षण करने के बाद वो निकाल देता है कि हीमोग्लोबिन कितना % है, जो भी उसे देखना है। अब वो एक बूंद का परिणाम नहीं होता, वो संपूर्ण बॉडी के अंदर जितना भी ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है उस ब्लड का पूरा परिणाम आ जाता है। अर्थात किसी भी शोध अध्ययन में आंकड़े एकत्रित करने की विधि अध्ययन की विश्वसनीयता का आधार होती है। अध्ययन के लिए जितनी अधिक जनसंख्या को सम्मिलित हम करके आंकड़े एकत्रित करते जाते हैं, परिणामों की विश्वसनीयता भी उतनी अधिक होती है। हर स्तर पर जनसंख्या का 100% भाग सम्मिलित नहीं किया जा सकता। अधिकतर शोध अध्ययनों में संपूर्ण तथ्यों को सम्मिलित करने के बजाय उसका प्रतिनिधित्व करने वाली इकाइयों को लेकर अध्ययन किया जाता है। समग्र का मतलब इसी अध्ययन क्षेत्र में पाई जाने वाली संपूर्ण इकाई या संपूर्ण जनसंख्या कहलाती है। इसमें इकाइयाँ होती हैं, वस्तु या मनुष्यों का समूह हो सकता है। उसके एक अंश को प्रतिनिधित्व करने के लक्षण के आधार पर हम निकाल लेते हैं। किसी जनसंख्या में किसी चर का विशिष्ट मान ज्ञात करने के लिए कुछ इकाइयों को चुन लिया जाता है और ये इकाइयों का चुनना ही सैम्पलिंग या निर्देशन कहते हैं। और चुनी हुई इकाइयों के समूह को निर्देशन कहते हैं। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था, खून की एक बूंद लेकर डॉक्टर हीमोग्लोबिन की मात्रा की जांच कर लेता है। कक्षा में अध्यापक छात्रों से कुछ सवाल पूछकर पूरी क्लास के बौद्धिक स्तर का अनुमान लगा लेता है। तो सैम्पलिंग में एक तरीके से सैंपल के आधार पर अध्ययन करना होगा। आप इसे दूसरे उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप मंडी में गए और आपको गेहूँ खरीदना है। आपने दुकानदार से मोल भाव किया। दुकानदार ने क्या किया, पूरे बोरे में कहीं से भी कट लगाकर कुछ गेहूं के दाने आपके हाथ में रख दिए और बोला देख लीजिए ये गेहूं है। अब वो सैंपल आपके हाथ में आया है, कुछ इकाइयां, कुछ दाने। आपने उन दानों को अलट पलट के हाथ में देखा, आपको लगा कि तो क्वालिटी वाइज बढ़िया है, तो आप संपूर्ण उस बोरे का परिणाम निकाल देते हैं कि सारे बोरे के गेहूँ अच्छे होंगे। ठीक इसी प्रकार हमें कोई अध्ययन करना है, उन इकाइयों को संपूर्ण का अध्ययन हम कर ही नहीं पाएंगे। अगर संपूर्ण का करना होगा तो फिर वो सेंसस कहलाएगा। कुछ इकाई हमने चुन ली, उनका अध्ययन किया और जो परिणाम होता है वो संपूर्ण पर हम लागू कर देते हैं। इसको सैम्पलिंग इंक्वायरी या प्रतिदर्श अनुसंधान भी कह सकते हैं।
कैलाशनाथ नागर की एक बुक है सांख्यिकी के मूल तत्व, उसके अंदर इन्होंने इसको परिभाषित किया है। उनका तर्क है कि प्रतिदर्श अनुसंधान उस अनुसंधान को कहते हैं जिसके अनुसार समग्र में से किसी आधार पर कुछ प्रतिनिधि इकाइयों को चुन ली जाती है। उन चुनी हुई इकाइयों के गहन अध्ययन से निष्कर्ष निकाले जाते हैं। समग्र में छाटी हुई इकाइयों को प्रतिनिधि समंग या रिप्रेजेंटेटिव डेटा या प्रतिदर्श कहते हैं। वास्तव में प्रतिदर्श समग्र की इकाइयों का वह अंश है जो संपूर्ण समग्र के अध्ययन हेतु चुना जाता है। यदि किसी कॉलेज के 4000 विद्यार्थियों में से 400 विद्यार्थी छांट लिए जाएँ और उनके मासिक व्यय का अध्ययन किया जाए तो यह प्रतिदर्श अनुसंधान होगा। यानी आप हर बच्चे का अध्ययन नहीं करके सैंपल के रूप में कुछ बच्चों का अध्ययन करके पूरी कॉलेज के अनुमान को लगा सकते हैं। 400 विद्यार्थियों के मासिक व्यय के सैंपल के आधार पर आप 4000 विद्यार्थियों की व्यय करने की रीति, उनके सामाजिक संबंधों की प्रवृत्ति आदि आप देख सकते हैं। वर्तमान समय में जो सैम्पलिंग मेथड है यह सांख्यिकी अनुसंधान की महत्वपूर्ण लोकप्रिय रीति है। अधिकांश क्षेत्रों में इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक कि अपने दैनिक जीवन में हम किसी वस्तु को खरीदने से पहले थोड़ा सा नमूना देखकर पूरी मात्रा की किस्म का सही से अनुमान लगा लेते हैं। जैसे गेहूँ खरीदते समय घी को देसी घी को जब हम खरीदते हैं तो थोड़ा सा उंगली पे लगा के नाक पे लेके सूंघ के देखते हैं सैंपल। दाल, कपड़ा, ये सब नमूना देखकर हम उस किस्म की जांच कर लेते हैं। स्नेडरकॉर के अनुसार केवल कुछ पौंड कोयले की जांच करने से प्राप्त साक्ष्य के आधार पर एक गाड़ी कोयला स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है। मान लीजिए एक ट्रक में कोयले की बोरियां भरी हों और आपको उस कोयले की क्वालिटी चेक करनी है, तो आप कुछ कोयले का अंश निकाल के देख लेंगे थोड़ा सा सैंपल। यदि वो चूरे वाला है तो आप क्या कहेंगे कि पूरे ट्रक का माल खराब है, और यदि वो मोटा मोटा और अच्छा आपको लग रहा है कि अच्छे ईंधन के रूप में काम आ सकता है तो आप कह देंगे कि पूरे ट्रक में भरा हुआ माल एकदम ओके है। ठीक इसी प्रकार चिकित्सक के बारे में हमने देखा कि वो खून की जांच कर लेता है। तो वस्तुतः एक छोटे प्रतिदर्श के आधार पर हम पूरे क्षेत्र के बारे में निर्णय कर सकते हैं। यही नहीं, निदर्शन सिद्धांतों के द्वारा अनुमानों की शुद्धता की परख भी करता है। अब हम बात करेंगे कि जो निदर्शन पद्धति है ये है क्या, इसकी परिभाषाएं क्या है। जब कभी किसी जनसंख्या या इकाई, वस्तु या मनुष्यों के समूह में किसी चर का विशिष्ट मान ज्ञात करने के लिए कुछ प्रतिनिधि इकाइयों का चयन कर लिया जाता है तो चुनने की क्रिया को निदर्शन कहते हैं तथा चुनी हुई इकाइयों के समूह को निर्देश कहते हैं। दूसरे शब्दों में निदर्शन अनुसंधान की वह पद्धति है जिसमें समस्त अनुसंधान क्षेत्र के कुछ इकाइयों का चुनाव इस प्रकार कर लिया जाता है कि वह संपूर्ण अनुसंधान का प्रतिनिधित्व करेगा और उसके द्वारा जो निष्कर्ष प्राप्त होंगे वे संपूर्ण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। श्री बोगार्ड्स के अनुसार निदर्शन रीति एक पूर्व निर्धारित नियोजन के अनुसार इकाइयों के एक वर्ग में से निश्चित प्रतिशत का चुनाव है। यानी ये सैम्पलिंग जो है वो पूरी प्लानिंग के साथ होती है, प्री प्लानिंग, और इकाइयों के एक वर्ग में से एक निश्चित प्रतिशत को हम चुन लेते हैं, जैसे 1%, 2%, और उन पर अध्ययन हम करते हैं। श्री फ्रैंक यार्टन के अनुसार निदर्शन शब्द का उपयोग सिर्फ किसी संपूर्ण वस्तु की इकाइयों के एक निश्चित सेट या अंश के लिए किया जाना चाहिए जिसको इस विश्वास के साथ लिया जाता है, चुना जाता है कि संपूर्ण का प्रतिनिधित्व करेगा, यानी उसमें रिप्रेजेंटेशन का गुण होना चाहिए। गुडेम हट के अनुसार एक निदर्शन, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, विशाल समग्र का छोटा प्रतिनिधि है। जैसे एक बड़े दृश्य को मिनिमाइज करके हम छोटे दृश्य के रूप में देखते हैं, वैसे ही सैम्पलिंग मेथड में संपूर्ण जनसंख्या के आंकड़ों को लघु चित्र के रूप में, छोटे प्रतिनिधि के रूप में हम देख सकते हैं। निदर्शन के संदर्भ में एक ऐसे अंश के चुनाव की बात की जाती है जो प्रतिनिधित्व करता है। इसमें G.A. जॉन एक विद्वान है, उन्होंने कहा कि समग्र से चुनी हुई व्यक्तियों को किसी समूह में व्यक्ति सम्मिलित होते हैं और उस समग्र के गुणों का उसमें प्रयोग होता है, निर्देशन कहा जाता है। F.N. कॉलिंजर इसमें कहते हैं कि अपनी बुक फाउंडेशन ऑफ सोशल रिसर्च में, निर्देशन समग्र अथवा जनसंख्या के किसी एक अंश को
प्रतिनिधि के रूप में लेता है। तो ये कुछ परिभाषा के रूप में हम देख सकते हैं। अब प्रश्न उठता है, एक अच्छे निदर्शन में क्या विशेषताएं होती हैं? एक तो इसका आकार उपयुक्त होना चाहिए। सैंपल, अगर मान लीजिए 5000 लोगों का गांव है तो कम से कम 500 लोगों का तो सैंपल होना चाहिए। एक उपयुक्त आकार इसमें होता है तो ये सटीक आंकड़े हमें देता है। सैंपलिंग करते समय पूर्वाग्रह रहित होना चाहिए। ये नहीं कि आप अपने पसंद के लोगों को शामिल कर लें, आप वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करें। हम आगे क्लास में पढ़ेंगे कि किस तरह लॉटरी विधि, टिप्पेट विधि, ग्रिड विधि के माध्यम से हम सैंपल लेते हैं। तो पूर्वाग्रह से रहित होकर हमें काम करना होगा। विश्वसनीयता, श्रेष्ठ निदर्शन में विश्वसनीय आंकड़े होने चाहिए जिन पर विश्वास किया जा सके। दूसरा, अनुभवों पर आधारित सैंपलिंग होना चाहिए। एक व्यक्ति अनुसंधानकर्ता का अनुभव इसमें जुड़ता है। श्रेष्ठ निदर्शन में ज्ञान व तर्क का प्रयोग होता है और साधनों एवं उद्देश्यों के अनुरूप होती है। ऐसा नहीं कि हम ऐसा सैंपल ले रहे हैं जिसके बाद में जांच ना हो सके। अब प्रश्न उठता है कि सैंपलिंग के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? निष्पक्ष और यथार्थ निष्कर्ष निकालने के लिए प्रतिचयन में निम्न बातों का होना आवश्यक है, जैसे इसमें रिप्रेजेंटेशन हो, प्रतिनिधित्व का गुण हो। प्रतिनिधित्व ऐसा होना चाहिए कि समग्र की सभी विशेषताओं का पूर्ण प्रतिनिधित्व करे। यह तभी हो सकता है जब समग्र की प्रत्येक इकाई को प्रतिनिधित्व में शामिल होने का समान अवसर प्राप्त हो। सेकंड, स्वतंत्रता। समग्र की सभी इकाइयां आपस में स्वतंत्र होनी चाहिए। किसी इकाई या पद का प्रतिनिधित्व में शामिल होना समग्र की किसी अन्य इकाई के सम्मिलित होने की निर्भर नहीं होना चाहिए। मतलब वो इंडिपेंडेंट, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से शामिल करने की उसमें क्षमता हो। सजातीयता, मतलब सब में एक जैसा गुण। यदि एक ही समग्र में 2 या 2 से अधिक प्रतिनिधित्व छट जाएंगे तो परस्पर सजातीयता उनके अंदर होनी चाहिए, समान गुण होने चाहिए। उससे होने वाले विचरण निर्धारित सीमाओं में होते हैं। पर्याप्तता, सैंपल जो है पर्याप्त होना चाहिए। उसमें जितनी अधिक इकाइयों का समावेश होगा वह उतना ही अधिक शुद्ध होता जाएगा। सिन पाओ यंग, इन्होंने एक बुक लिखी है, फैक्ट फाइंडिंग विद रूरल पीपल। वो कहते हैं एक सामाजिक निर्देशन संपूर्ण समूह का प्रतिनिधिक अंश है। इसका मतलब है जो निर्देशन हम काम लेते हैं, ये निर्देशन पूरे समूह का एक रिप्रेजेंट करने वाला पार्ट है। जैसे वानगी के रूप में, नमूने के रूप में हम किसी वस्तु का अनुमान लगाते हैं, वैसे जनसंख्या की इकाइयों के मध्य संपूर्ण समूह में से कुछ का चयन करके, उनका अध्ययन करके उसकी प्रवृत्ति, उसकी प्रकृति के बारे में जो निर्णय होता है वो हम संपूर्ण पर लागू कर देते हैं। इस अर्थ में सिन पाओ यंग की परिभाषा बनती है। अगली क्लास में हम निर्देशन के आधार क्या हैं, एक प्रतिनिधिपूर्ण निर्देशन की क्या विशेषता होती है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। इस संपूर्ण व्याख्यान को आप इस तरह समझें कि निर्देशन एक अध्ययन की महत्वपूर्ण विधि है जो वैज्ञानिक आधार पर होती है। अगले पार्ट में मैं अन्य चीज़ों को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।